तो ये आज हम ये 3-4 टॉपिक्स के बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। अब दूसरा एक सवाल ऐसा खड़ा होता है कि हम रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी जगहों पे, काफ़ी रिलीजियस प्लेसेस पे, ऑफिस पे वहाँ पे लेबॉरेटरी के लोग बैठे हुए रहते हैं, वो अपना सैंपल लेते हैं, बोलते हैं सैंपल चेक करना पड़ेगा और वो एक किट में डालते हैं सैंपल और चेक करते हैं और कहते हैं अरे आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो ये जो टेस्ट वो जो 10 मिनट में हमें इन्फॉर्म करते हैं, जो कर रहे हैं, उसे कहते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है, ये कोविड एंटीजन टेस्ट है जो गवर्नमेंट ने इसकी परवानगी और इसकी परमिशन इसलिए दी गई है क्योंकि ये टेस्ट एक ऐसी टेस्ट है जिसे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में हम फटाक से लोगों को स्क्रीन कर सकते हैं कि भाई ये मतलब काफ़ी ये ग्रुप ऑफ पीपल शायद पॉजिटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव आया या ये ग्रुप ऑफ पीपल नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये एक लार्ज लेवल पे स्क्रीन करने की टेस्ट है। दिस इज़ जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट, इट इज़ नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। और रैपिड एंटीजन टेस्ट एक ऐसी टेस्ट है जिसमें एक 40 to 50% चांसेस हैं कि हम अगर कोविड पॉजिटिव भी है तो भी उसमें नेगेटिव रिज़ल्ट आ सकता है। तो कन्फर्मेटरी जो टेस्ट है, जो कंफर्म हमें बताती है, जो 100% अश्योरेंस के साथ हमें बताती है और जिसका हाई चांसेस ऑफ पिकअप रेट ज़्यादा है, पॉजिटिव रेट पिकअप करने का रेट ज़्यादा है, वो है RT-PCR टेस्ट। जो RT-PCR टेस्ट है वो सबसे कन्फर्मेटरी और हाई पिकअप रेट वाली टेस्ट है। और वेरस रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसमें जो चांसेस ऑफ फॉल्स नेगेटिव, मतलब पेशेंट पॉजिटिव है मगर उसके रिज़ल्ट नेगेटिव आया, वो चांसेस ज़्यादा है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे दिमाग में काफ़ी आते हैं कि हमें किस टेस्ट पे रिलाई करना चाहिए, किस टेस्ट पे रिलाई नहीं करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। और इसके आगे का एक सवाल ऐसा है कि अगर हम पेशेंट को, कोई भी डॉक्टर के नज़र में अगर हम किसी भी पेशेंट को आइसोलेट करते हैं कोविड पॉजिटिव आने के बाद, तो पेशेंट को हमें एक तरह से पेशेंट की भी जिम्मेदारी बनती है और एक जो डॉक्टर है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पेशेंट को मोटिवेट करे और कहे कि भाई हम अपने ऑक्सीजन रीडिंग्स पे ध्यान दें और कम से कम दिन में 6 से 7 रीडिंग्स जो है वो बराबर से लेनी चाहिए फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए, और उस रीडिंग्स को अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है जिससे डॉक्टर को अनुमान रहे कि भाई हमारा जो पेशेंट है किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसकी हालत कैसी है, उसके कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है और कुछ नए लक्षण तो निर्माण नहीं हो रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ऐसी है कि काफ़ी बार हमें पेशेंट्स के कॉल आते हैं, वो पूछते हैं कि सर अभी मुझे CT स्कैन कराने की ज़रूरत है क्या, मुझे CT स्कैन करना चाहिए क्या। जहाँ तक CT स्कैन का सवाल है, सबसे पहली बात ऐसी है कि CT स्कैन जो होता है वो हमारे लंग्स के जो अंदर के जो लंग पैरेन्काइमा है और लंग में क्या थोड़ी भी मात्रा में जो इन्फेक्शन होती है उसको पिकअप कर सकता है। अगर पेशेंट का फीवर सेटल हो गया है, पेशेंट के डिस्ट्रेस ज़्यादा नहीं है, पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल्स वगैरह मेंटेन है, तो CT स्कैन कराने की तुरंत कोई भी ज़रूरत नहीं है। मगर अगर उसी जगह पे अगर ऐसा पेशेंट है जिसका फीवर सेटल नहीं हो रहा है, उसको खांसी धीरे धीरे करके बढ़ रही है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे पेशेंट का CT स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ CT स्कैन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे जो फेफड़े है, जो वायरस अंदर गई है उससे फेफड़ों में कितने % डैमेज है, कितना % डैमेज है। तो उसमें एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, कोरैड्स करके एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जिसमें 25 पॉइंट्स होते हैं। उसके हिसाब से 5 पॉइंट डैमेज है या 6 पॉइंट डैमेज है, 7 पॉइंट डैमेज है, 8 पॉइंट डैमेज है, 10 पॉइंट, जैसे जैसे नंबर बढ़ता है इसका मतलब उस इंसान के फेफड़ों में उतनी ही मात्रा से डैमेज बढ़ रही है। तो ये जो है CT स्कैन के लिए जो बात है वो मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता था कि CT स्कैन कब कराना चाहिए। और जनरली CT स्कैन कराने का मेन ऐसे पेशेंट में ज़रूरत पड़ती है जिसे हमें एडमिट करना पड़ता है। तो हमें ये काफ़ी जो कॉमन डाउट्स हैं मैंने आपसे डिस्कस किए।
अभी ये जो कोरोना का जो काल है, इसमें एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई है कि कभी भी किसी का भी नंबर लग सकता है, कभी भी किसी को इन्फेक्शन हो सकती है। तो सबसे मुख्य ये है कि हमें प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। ये जो एक हमारे मेडिकल लैंग्वेज में एक सेंटेंस है, जितना चाहे हम प्रिवेंट कर ले उतना ही हमारे लिए अच्छा है। बिकॉज कल को अगर लंग्स डैमेज होते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन आता है, तो उसकी रिकवरी और शायद रिकवरी ना भी हो, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये जो सेकंड वेव है इसमें मेरे जो मालूमात में है, मेरे जो कांटेक्ट में है, मेरे जो पेशेंट सर्कल है, उसमें मैंने एक चीज़ ये देखी गई, ये जो सेकंड वेव है इसमें काफ़ी यंग इंडिविजुअल्स अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि 40-45 इयर्स। मेरे दो रिलेटिव्स थे जिनकी एज थी 35 इयर्स, एक की एज है 28-29 इयर्स। सो आप समझिए कि ये जो हमारे मन में जो धारणा थी, जो हमारे मन में कि नहीं मैं तो यंग हूँ, मुझे कोई भी इन्फेक्शन नहीं लग सकता, ये इस बार इसका कोई मूल्य नहीं है। इस बार यंग लोग ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, और ख़ासकर बच्चों में भी देखा जा रहा है, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या 2 साल के बच्चे, 3 साल, जिनको फ़ीवर सेटल नहीं हो रहा है। अभी आज के दौर में ऐसा है कि अगर कोई भी फ़ीवर या कोई भी खांसी सेटल नहीं हो रही है, तो पहला डाउट यही है कि भाई ये कोविड नहीं है या कोरोना तो नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप SMS का पालन करें। S का मतलब है सैनिटाइजेशन, M का मतलब है मास्क, और S का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग। तो अगर हम SMS का पालन करेंगे तो हो सकता है कि हमारे घर में कोरोना को आने से हम रोक सकें। और ये समझदारी इसी में है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थैंक यू।